नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को आज राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए आज रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी भी दी गई। साथ ही आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी पुण्यतिथि है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि पटेल को याद करके बीजेपी इंदिरा को भूल रही है। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही नेता मजबूती और देश की अखंडता के प्रतीक माने जाते रहे हैं और इससे पहले भी महात्मा गांधी के नाम पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की केंद्र सरकार ने और अब पटेल के नाम पर एकता दिवस। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या वाकई बीजेपी कांग्रेस पार्टी के प्रेरणा के प्रतीक या इंस्पिरेशनल आइकन्स को अपने हिस्से में ला रही है, या फिर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो देश के जो राष्ट्र निर्माता हैं यानी नेशन बिल्डर्स हैं उन पर सबका अधिकार है और वो किसी एक पार्टी या प्रतीक तक सिमट नहीं सकते या उनको सिमटाया नहीं जा सकता। क्या है ये रणनीति, कितनी इसमें सियासत है, कितनी सच्चाई है, जानने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोगों के जरिए जो इन मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मृदुला मुखर्जी मेरे साथ मौजूद हैं, जानी मानी इतिहासकार। दूसरे खास मेहमान हैं रामचंद्र राही, जो कि जाने माने गांधीयन हैं और एक अरसे एक ज़माने से जो है गांधी पर काम कर रहे हैं। कुर्बान अली साहब हैं, न सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार हैं बल्कि जाने माने सोशलिस्ट कैप्टन अब्बास अली के बेटे हैं, जो कि आज़ाद हिंद फौज के साथ एसोसिएटेड रहे, अगर मैं सही कह रही हूँ कुर्बान साहब। और मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान भी जुड़े रहेंगे, प्रोफेसर संजय वर्मा हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास पढ़ाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मृदुला मुखर्जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा कुछ महीने हम पहले पलट जाएं और चुनाव प्रचार के दौरान से पहले की बात अगर देखें, एक मंच पर जहाँ प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह बैठे हुए थे और नरेंद्र मोदी उस वक्त के मुख्यमंत्री गुजरात के, तब उन्होंने ये कहा कि अगर नेहरू की जगह पटेल प्रधानमंत्री होते तो शायद ये देश कुछ और होता। ये बात कल खुद वेंकैया नायडू भी कह चुके हैं, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता। क्या ये सही है कि दो ऐतिहासिक शख्सियतों को निकालकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। एक इतिहासकार के नाते मैं जिस तरीके से उस दौर का इतिहास देखती हूँ, उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि ये देश जो बना, जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, अगर ये सब लोग इकट्ठे होकर नहीं लड़ते और एक साथ काम करने की क्षमता उनमें नहीं होती तो ये देश यहाँ नहीं पहुँचता। स्वतंत्रता की लड़ाई हम नहीं जीत सकते थे। तो उसके अंदर से अब ये कहना कि अगर सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो ये हो गया होता, अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो ये हो गया होता। एक तो इतिहासकार होने के नाते हम इसको कहते हैं, ये द इफ्स ऑफ हिस्ट्री, हम इस तरह से इतिहास नहीं लिखते। लेकिन क्या उन्हें अपनी राय रखने का हक नहीं है? किनको? मोदी को? नहीं, मतलब किसी को भी इस देश में नहीं, आई होप दुनिया में हर जगह सबको अपनी अपनी राय रखने का हक है, तो उनको अपनी राय रखने का हक है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उनकी राय के साथ एग्री करूं। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पर उनकी राय अपनी उनकी राय और मेरी राय इतिहासकार होने के नाते राय है। मैं ये कहना चाहूँगी कि 46 इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी, उसमें नेहरू प्रेसिडेंट थे और वल्लभ भाई पटेल साथ में थे, और फिर 47 से जब आज़ादी आ गई और जब तक उनके देहांत हुआ, तो ये 3-4 साल जो है इन्होंने इकट्ठे काम किया। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, तो ये साफ है कि नेहरू जी के साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उनका था। क्या आप सोचते हैं कि उस इतने मुश्किल दौर में, जब पार्टीशन हो गया था, रेफ्यूजी आ रहे थे, कश्मीर में लड़ाई लड़ने पड़ी, महात्मा गांधी की हत्या हो गई, इतना मुश्किल दौर था, अगर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इकट्ठे काम नहीं करते तो क्या ये देश उनने इतने मुश्किल दौर से सक्सेसफुली गुजर सकता था? मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगी। हमारा जो रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था, वो आज तक दुनिया में किसी देश ने मैच नहीं किया। इतने कम समय के अंदर इतने ज्यादा रिफ्यूजीज जो रिहैबिलिटेट हुए, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिस तरह से राइट्स के ऊपर कंट्रोल लाया गया, गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, सबने एक साथ मिलके काम किया। मृदुला जी, थोड़ा सा अगर वर्तमान में वापस आए तो ये पटेल को एक आइकन के तौर पर पेश करना, इतिहास में से निकालकर बाकी शख्सियतों को उतनी अहमियत ना देना, इसके पीछे क्या आपको रणनीति नजर आती है? वाकई आज जो पटेल जिस आइडियोलॉजी के लिए, जिस काम के लिए आज वो स्टैंड करते हैं, क्या आपको लगता है कि आम जनता में इसकी अपील ज्यादा है और इसलिए चाहते हैं प्रधानमंत्री के इनको सामने रखा जाए? मुझे नहीं लगता है कि पटेल उस आइडियोलॉजी के लिए स्टैंड करते हैं जिसका नुमाइंदा उन्हें बनाया जा रहा है। पटेल 100% सेक्युलर थे।
इस पे उनके जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी के साथ कोई डिफरेंसेस नहीं थे। डिफरेंसेस टैक्टिकल होते हैं। हम दोनों एक ही चीज में विश्वास कर सकते हैं, पर हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पहुंचने के रास्ते थोड़े से हमारे अलग हैं। दूसरी बात यह है कि पटेल, मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी, वो एक पेजेंट लीडर थे। सबसे पहले वो सरदार कैसे बने, बारदोली के वो सरदार बने, जहां किसानों की उन्होंने नुमाइंदगी करी। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट किसान सत्याग्रह इस देश में सरदार पटेल की नुमाइंदगी में हुआ, बारदोली में, जिसने के अंग्रेजी हुकूमत को नाक जो है जमीन में उसका रगड़ दिया। तो वो एक मास लीडर थे, किसानों के लीडर थे, जमींदारी मैं आपसे ये जरूर जानूंगी कि किस तरह से सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जो है इन आइकन्स को उठाया जा रहा है। मैं जानूंगी आपसे जरूर। एक डिस्टॉर्टेड एक पिक्चर दिखाई जा रही है। मैं नहीं कह रही कि वो यूनिटी में वो नहीं, लेकिन ये उनकी शख्सियत का पूरा हिस्सा नहीं है। जी हाँ, श्रीकांत शर्मा बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रीकांत शर्मा, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी आरोप ये लगा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पटेल को एक आइकन के तौर पर पेश किया है, अखंडता के, यूनाइटेड इंडिया के आइकन के तौर पर। शायद आज देश को इसकी जरूरत भी है, लेकिन इंदिरा गांधी को क्यों भूल गए? अगर आयरन मैन है सरदार पटेल, तो आयरन लेडी तो इंदिरा गांधी भी हैं। कौन किसको भूला है? कोई किसी को नहीं भूलता है, लेकिन आज का जो दिन है वो एकता दिवस के रूप में आज पूरा देश उसको मना रहा है। और आज जो नौजवान है उनको आह्वान किया गया है कि देश की एकता के लिए, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, तो एक पर्व के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। इस तरह के इश्यूज पे मैं मानता हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए कि लगातार हम क्यों, आज आवश्यकता है हमको एकता के सूत्र में सबको पिरोने की, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है, जो सपना है, वो तभी पूरा होगा जब हम एक साथ एक सूत्र में। लेकिन श्रीकांत शर्मा, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर बीजेपी पार्टी के तौर पर और सरकार के तौर पर क्या कार्यक्रम है आज आपका? ये आप इसमें इंदिरा गांधी जी के तौर पे जो जितने भी महापुरुष हैं उनकी जब जन्मतिथि होती है, पुण्यतिथि होती है, उसको लेकर जो कार्यक्रम रहते हैं वो सरकार अपने तरीके से कार्यक्रम करती है। लेकिन आप सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा जी के बीच में इस लड़ाई को मत डालिए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को भारत की एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें मुझे लगता है कांग्रेस को इससे बाहर आना चाहिए, थोड़ा सा संकीर्ण मानसिकता से बाहर हटकर एक बड़ी कॉज के लिए कम से कम उनको आज इसको कम से कम क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रीकांत शर्मा, इस तरह की राजनीति आपकी पार्टी की तरफ से भी देखी गई है। पार्टी के आला नेता ये कहते पाए गए हैं कि अगर नेहरू की जगह पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती, तस्वीर कुछ और होती। देखिए, ये चर्चा का विषय है और इस पर खूब होती नहीं है, बात होती भी रही है। लेकिन आज जो विषय है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, आज हम वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म दिवस है उसको हम एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस पर बहुत चर्चाएं होती रही, क्योंकि किस तरीके से सभी रियासतों को जिस तरह से अंग्रेजों ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सभी रियासतों को जोड़ दिया और एक सिर्फ जम्मू कश्मीर जो था वो सिर्फ नेहरू जी के पास था और वो उसको जोड़ नहीं पाए। और वो आज भी टीस है, आज वो कसक है, नेहरू जी के गोदी में कहीं ना कहीं वो आज भी वो एक घाव की तरह है। तो ये एक चर्चा विषय। लेकिन आज बड़ा मुद्दा आज ये है कि आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिन को एक एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन श्रीकांत शर्मा, एक और जो बड़ा आरोप लग रहा है पार्टी पर वो ये कि दोनों जो ऐतिहासिक आइकन हैं, जो हमारे सियासी आइकन भी हैं, महात्मा गांधी का हम जिक्र कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र कर रहे हैं, पार्टी बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से उनको अप्रोच कर रही है। जैसे महात्मा गांधी की जब बात हो रही है तो स्वच्छता की बात हो रही है, लेकिन अहिंसा की नहीं हो रही है। पटेल की हम बात कर रहे हैं तो उनको अखंड भारत के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का उन्होंने क्या पाठ पढ़ाया? या मृदुला मुखर्जी यहाँ पर कह रही है कि किसानों के कितने बड़े नेता, वो सरदार कैसे बने, इस सब के बारे में चर्चा नहीं। तो इतनी सिलेक्टिव अप्रोच क्यों हो रही है? सिलेक्टिव अप्रोच, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सोचने का नजरिया जो है वो लोगों का अलग है। अब देखिए, नेहरू जी को जो जन्मदिन जैसे हम लोग मनाते हैं उस पर पूरे देश भर में बच्चों किस तरह से एजुकेट किया जाएगा। इंदिरा जी का भी जन्मदिन आएगा उसमें। तो फिर कहा आपसे, तो अभी तो सफर बहुत लंबा है, बहुत आगे तक जाना है, अभी तो मात्र शुरुआत है। कांग्रेस के तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार के लोगों तक सीमित रखा अपने कार्यक्रमों को। तो उनको थोड़ा सा अपने आप को आईने में देखना चाहिए कि अभी तक वो क्या करते रहे और वर्तमान सरकार क्या कर रही है।
मुझे लगता है इससे ही उनको अपने आप से ही जवाब मिल जी जाएगा। श्रीकांत शर्मा, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। यहाँ पर पैनलिस्ट भी स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके साथ पास आना चाहती हूँ मैं कुछ और सवालों के साथ। कुर्बान अली, ये बताइए, फिलहाल जो बात हो रही है कि इंदिरा गांधी को याद नहीं किया गया, सरदार पटेल को याद किया गया, एक अच्छी बात है, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम भी लिया जाता। अभी श्रीकांत शर्मा से मैं पूछ रही थी, बहुत खास जवाब उनके पास मौजूद नहीं था कि क्या कार्यक्रम है सरकार का, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी का। क्यों आपको ऐसा लगता है कि एक आइकन जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के ही आइकन है सरदार पटेल, और दूसरे आइकन इंदिरा गांधी, दोनों ही मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, अखंडता के लिए जाने जाते हैं, एक को चुनकर दूसरे को ना अहमियत देना? विशुद्ध रूप से राजनीतिक फायदे और घाटे का सौदा जब देखा जाता है तो उसमें इसी तरह की सेलेक्टिव अप्रोच होती है, और ये एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी पिछले काफ़ी समय से कर रही है। अभी कुछ दिन पहले जब मनमोहन सिंह की मौजूदगी में वो प्रधानमंत्री थे अहमदाबाद में, तब नरेंद्र मोदी साहब ने अपने आप को जोड़ा था सरदार पटेल से, और उस वक्त में मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुझे इस बात पे फख्र है कि वो मेरी पार्टी के नेता थे। तो आपने उस पार्टी की आइडियोलॉजी को तो कभी माना नहीं। आपने तो सरदार पटेल, जो सन 50 में उनका निधन हो गया, 47 तक के जो सरदार पटेल हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जिस पे ये देश चल रहा है, वो उसको उन्होंने बनाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। तो आज जो उन्होंने लिखा है सेकुलरिज्म के बारे में, उन्होंने जो लिखा है पंडित पंत को ख़त अयोध्या की घटना के बाद, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू हुआ, क्या उसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आत्मसात करेंगे अगर वो उसे एक्सेप्ट करते हैं? कम ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि आप सरदार पटेल के एक पक्ष को इस्तेमाल करेंगे, एक पक्ष को आप उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, और उसमें भी जो उनकी पॉलिटिकल विचारधारा है उसको कहेंगे कि नहीं, यहाँ तो हम ये दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा चलेगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा चलेगी, तो माफ़ कीजिएगा, वो सरदार पटेल की तो विचारधारा के साथ में मेल नहीं खाती। और इंदिरा गांधी, आपके मतभेद हो सकते हैं, आप उनका विरोध करें उनकी नीतियों को लेकर के, लेकिन वो इस देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहीं, और उन्होंने जो इस देश से गरीबी हटाने से लेकर के बांग्लादेश के निर्माण तक के जो लंबे कामकाज के, और गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स का खात्मा, समाजवाद को इस देश में लागू करना, इसको कौन भुला सकता है इंदिरा गांधी के इस योगदान को। लेकिन क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करती कि प्रधानमंत्री उनकी समाधि पर भी जाएं? तो अगर ये सब नहीं हो रहा है तो फिर ये बात सवाल उठते हैं, और इसीलिए शायद हम लोग यहाँ ये चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं कि आप इंदिरा गांधी को किस रूप में देखना चाहते हैं, आप सरदार पटेल को किस रूप, और क्या इसी जोशो खरोश के साथ में इसी दर्जे के नेता मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सरदार बलदेव सिंह की भी जयंतियां मनाई जाएंगी? ये मेरा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि अगर वो पहले गृह मंत्री थे तो ये दूसरे लोग भी नेशनल बिल्डर्स माने जाते हैं, बराबर के नेता थे, और बरसों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं इनमें से सारे लोग। आजादी की लड़ाई में जो है वो बढ़ चढ़। और आज एक और चीज में, आज आचार्य नरेंद्र देव की भी जयंती है। सरकार की तरफ से एक लाइन की विज्ञप्ति नहीं आई उसके लिए कि आचार्य नरेंद्र देव का योगदान इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में कोई भूल सकता है? और अभी 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना पुरखा मानती है, क्या उनका जन्मदिन सरकारी स्तर पर मनाया गया या वो जोश खरोश दिखाया गया? तो कोई जो संकेत आप देने की कोशिश कर रहे हैं उसके मायने देश और जनता समझ रही है। जी हाँ, श्रीकांत शर्मा, जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का कि क्यों प्रधानमंत्री समाधि पर नहीं जा रहे हैं इंदिरा गांधी की? देखिए, कुछ लोगों की पीड़ा जो है समझ में आ सकती है। कुछ लोग इतने उद्वेलित हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। आप ये बताइए कि इन सब चर्चाओं को करके आप जो एक बड़ी फौज के लिए कार्यक्रम किया गया, उसको कहीं ना कहीं आप छोटा करने की जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं, मैं तो इसी से सहमत नहीं हूँ। आज से पहले आपने ये कार्यक्रम क्यों नहीं किए? आपसे पहले ही ये गांधी परिवार सिर्फ अपने पुरखाओं के अलावा, अपने परिवार के लोगों के अलावा बाहर निकल के क्यों नहीं गया? क्यों कार्यक्रम नहीं करते थे? किसी ने 60 साल में इनको रोका क्या? आप आलोचना करने के लिए आलोचना करिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। क्या आप नकारात्मक सोच से बाहर आइए। अगर कोई इनिशिएटिव लेके अच्छा काम सरकार कर रही है तो उसकी प्रशंसा करिए जी। अगर कहीं आपको कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। ठीक है श्रीकांत शर्मा, वापस आती हूँ कुछ और सवालों के साथ। वल्लभ भाई पटेल की राजनीति थी, वो राजनीति वापस आती हूँ। श्रीकांत शर्मा, मैं वापस आऊंगी। अभी रामचंद्र राही हैं, उनसे बातचीत करना चाहती हूँ। रामचंद्र राही, ये बात जो बीजेपी की तरफ से पहले भी कही गई है कि सरदार पटेल को जब कांग्रेस पार्टी खुद अपने नेता के तौर पर भूल गई है, तब बीजेपी ने उनको उठाया है और एक नए सिरे से जो है उनको जनता के सामने रखा है एक यूनिटी के आइकन के तौर पर। क्या हर्ज है इसमें? ये देखिए, ये तो राजनीतिक पैंतरेबाजी है। चाहे सरदार पटेल हो चाहे इंदिरा गांधी हो, ये दोनों राष्ट्र निर्माण में इतिहास पुरुष के रूप में अंकित हैं, दर्ज हैं। और जब हम टुकड़ों में इनको विभाजित, इनके व्यक्तित्व के एक एक हिस्से को लेकर के इसको हम उछालते हैं, महत्व देते हैं, और बाकी को
दबाने की, भुलाने की कोशिश करते हैं, तो इन सभी व्यक्तियों के साथ हम अन्याय करते हैं। ये इतिहास पुरुष हैं, इनका योगदान भारतीय राष्ट्र के निर्माण में दर्ज है। उसको किसी के बड़ा करने से न बड़ा होना है न छोटा करने से, वो अपनी हैसियत रखता है, क्योंकि इनकी मान्यता लोगों के हृदय में व्याप्त है। सरदार पटेल की मान्यता कोई 47 के बाद नहीं शुरू हुई। जैसा आपने बहन जी ने कहा कि ये सरदार हुए बारडोली सत्याग्रह से, किसानों के सवाल को लेकर के इंदिरा गांधी ने कुछ कदम ऐसे उठाए और देश के एकता और अखंडता के लिए जो कदम उठाए, अपने को दांव पर लगा करके किया। हम कह सकते हैं कि उनको संकेत मिले थे कि ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कि आप अपने अंगरक्षकों को बदल दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, जिस जगह पर हूं मैं, और उन्होंने अपने मुझे अधिकार नहीं। आखिरी बयान में ये भी कहा था कि मुझे अंदाजा है कि मेरी मौत हिंसक हो सकती है, हिंसक हो सकती है, लेकिन मेरा खतरा राष्ट्र के लिए होगा। ऐसे लोगों को उनकी समग्रता में स्वीकार करने का साहस होना चाहिए पॉलिटिशियंस में। जो टुकड़ों में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन महान व्यक्तियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जी। मृदुला मुखर्जी, एक बहुत दिलचस्प बात है, वो ये है कि जिस आइडियोलॉजी के लिए पटेल खड़े हुए, हम जानते हैं कि आरएसएस के बारे में पटेल के क्या विचार थे। यहाँ पर मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने कहा है ये बात। उन्होंने ये कहा कि देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड द एक्सट्रीम सेक्शन ऑफ द हिंदू महासभा वॉज इन्वॉल्व इन दिस कॉन्स्पिरेसी। यानी वो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि इस षड्यंत्र में जो है हिंदू महासभा और आरएसएस, आगे उन्होंने ये भी कहा है कि द एक्टिविटीज़ ऑफ द आरएसएस कॉन्स्टिट्यूटेड अ क्लियर थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट। यानी वो ये भी मान रहे हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए भी खतरा हो सकती है आरएसएस और हिंदू महासभा। आज हम जानते हैं जिसकी सरकार है उसमें संघ का कितना बड़ा रोल है। हम जानते हैं कि उस सब के बावजूद पटेल को, जिन्होंने संघ का विरोध किया, उनको एक आइकन के तौर पर प्रेजेंट करना नरेंद्र मोदी का, इसके पीछे किस तरह की सोच है, क्या रणनीति है? इसके पीछे एक तो ये सोच है कि पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। तो आइडिया ये है कि लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में क्या पता। कोई एक जगह, कोई अखबार में कोई लिख देगा, बोल देगा, कोई एक चैनल में कोई इसको डिस्कस कर लेगा, पर ज़्यादातर जो इम्प्रेशन होगा पटेल के बारे में वो यही होगा कि ये जवाहरलाल नेहरू के राइवल थे, कांग्रेस ने इनको इज्जत नहीं दी, हम जो है नेशनल आइकन्स को मान रहे हैं। और जो असलियत है पटेल की वो तो सामने नहीं आती है। तो जो आपने अभी कोट किया, अगर मैं उसको थोड़ा और आगे ले जाऊं, कई बार आरएसएस के लोग जो हैं वो पटेल को कोट करते हैं ये कहने के लिए उन्होंने हमारी तारीफ़ करी आरएसएस की। वो गांधी जी को भी कोट करते हैं कि गांधी जी ने बहुत तारीफ़ करी आरएसएस की। वो आधा सेंटेंस लेते हैं और उसका सेकंड पार्ट जो है उसको सप्रेस कर देते हैं। उस सेंटेंस में ये बोला पटेल ने, आई एडमायर आरएसएस, के उन्होंने महिलाओं और बच्चों की राइट्स के समय उन्होंने उनकी रक्षा की, परंतु मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि साथ ही में ये मुसलमानों के क्यों खिलाफ जो है लोगों को भड़काते हैं, हिंसा क्यों करते हैं। गांधी जी के देहांत के समय इन्होंने मिठाई क्यों बांटी। तो आपको तो मालूम है कि सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने आरएसएस को बैन किया था और 25,000 आरएसएस के वर्कर उन्होंने जेल में डाले थे। ये क्या, और मुझे नहीं पता कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते, हो सकता है और सख्त होते। वो तो जवाहरलाल नेहरू थे जिनको हमेशा ये डर लगा रहता था कि सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेसी और दुनिया में हमारी शक्ल जो खराब हो जाएगी। पटेल को ऐसा कोई फिक्र नहीं था। 2002 के गुजरात के समय क्या करते बैन कर देते, और 2002 में जो गुजरात में हो उस समय सरदार पटेल होते तो क्या करते? लेकिन ये बताइए कि ईमानदारी से हो सकता है ज्यादा सख्त होते वो। एक सियासी चश्मे से देखने की कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी के आइकन्स को, जिनको हम जाहिर नेशन बिल्डर्स भी हम कहेंगे, और ये भी एक सोच है इसके पीछे कि किसी भी पार्टी के जरिए वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं, वो किसी की जो है वो एक तरह से प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन उस सब के बावजूद भी क्यों कांग्रेस पार्टी के आइकन्स को सामने रखना चाहती है बीजेपी? क्यों नहीं दीनदयाल उपाध्याय, गोलवरकर, सावरकर, जो इनके निर्माता रहे हैं, जिनका आरएसएस में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, इनको क्यों नहीं सामने रख रही है बीजेपी? इनमें से कोई राष्ट्रीय आंदोलन में जेल नहीं गया।
तो ये कहकर के इन आइकन्स को वो पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले सकते। और आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत सफाई के साथ में कहा जाना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी वगैरह वगैरह, भीमराव अंबेडकर, इन लोगों को कांग्रेस पार्टी का नेता या कांग्रेस पार्टी से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ये राष्ट्र की धरोहर है और इन्होंने इस राष्ट्र को उस समय बना करके दिया। इनमें से बहुत सारे लोग तो उनका पॉलिटिकल लाइफ, जैसे सरदार पटेल तो चुनाव लड़े ही नहीं, संसद सदस्य नहीं हुए, क्यों सन 52 में संविधान आया है। लेकिन इस संविधान को बनाने में आज जो ये भारत का, जिसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इसको एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे और इसमें हर तरह का इंसाफ करेंगे, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, तो वो कंट्रीब्यूशन है। और इसलिए हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में ये जरूर हुआ पिछले हाल के कई दशकों में कि जो नेहरू गांधी परिवार था उसने सारी चीजों पर कब्जा किया और उसने इन लोगों की भी जो छवि आनी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं आ पाई। और ये बताया गया कि शायद इसी परिवार का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये जरूर मैं शिकायत कांग्रेस पार्टी से मेरी है, लेकिन इसको किसी भी देश के नागरिक को इन सारे आइकन्स को, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में नेता रहे हैं, इंग्रेजों की जेलें काटी हैं और इस देश के नवनिर्माण में योगदान किया है, उनके ऊपर किसी तरह का सवालिया निशान लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये कर रहे हैं जिस तरह से, जिस जोश खरोश के साथ सरदार पटेल को याद कर रहे हैं, वैसे ही बाकी लोगों को भी करें, तब जाकर के नहीं रामचंद्र राही। लेकिन जिस तरह से कुर्बान अली कह रहे हैं कि किसी भी, जाहिर है, एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर तो ये बात वैलिड होती है अगर बीजेपी का आर्गुमेंट कि किसी भी आइकन को हम अडॉप्ट करके एक राष्ट्र में लोगों के बीच में अगर अपील पैदा होती है तो उसमें क्या हर्ज है? देखिए, उनके जो जीवन का मुख्य योगदान था राष्ट्र के निर्माण में, उस पहलू को उजागर करें तो ठीक है। दिक्कत यह है कि आज जो नेता है और जो सत्ता में काबिज हैं लोग, उनके पास अपने संगठन में से निकला हुआ कोई ऐसा व्यक्तित्व बता दीजिए जो राष्ट्रव्यापी मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो। कोई नहीं है। इसलिए उनको उधार का कोई न कोई व्यक्तित्व अपने कंधे पर लेना पड़ता है और वह भी लेते हैं बिल्कुल एक संकीर्ण दायरे में उनको रख करके उनका इस्तेमाल करते हैं। ये मार्केटिंग कर रहे हैं राष्ट्रीय नेताओं का। ये बहुत ही अशोभनीय मैं मानता हूँ इसको। मैं जरा कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझको एहसास है यह, लेकिन अशोभनीय है कि इतने महान राष्ट्र निर्माताओं का उपयोग हम अपने मुखौटे के को जरा चमकाने के लिए इस तरह से करें। प्रोफेसर मुखर्जी, आखिरी 2 वाक्य बस। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि कोई आपत्ति नहीं है और हो भी नहीं सकती। ये हमारे नेशनल फिगर्स हैं, सबका हक है उनके ऊपर। अगर हम जो उनके सच्ची विचारधाराएं हैं और उनके जो सच्चे कंट्रीब्यूशन है उसको लेके आगे चलें, ये नहीं है जो इस्तेमाल करने वाली बात है ये गलत है। नहीं तो सबका हक है। तो पटेल जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर ने सुबह कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, बच्चे को पता है कि ये जवाहरलाल नेहरू का फ्रेज है। आप उसको चाहे जितना मर्जी पटेल के साथ जोड़ दीजिए, ये पटेल का फ्रेज नहीं है। आप इस देश के लोगों को पर आप नेहरू की बात नहीं करेंगे और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी आप साफ तौर पर ये कह रही हैं कि आप ये कहेंगे गांधी समाप्त करना होगा, गांधी जी अधूरे रह गए पटेल के बगैर, गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के बगैर भी अधूरे। बिल्कुल जी, यानी आप ये कह रही हैं कि जो हमारे नेशनल आइकन्स हैं, जो नेशन बिल्डर्स रहे हैं, राष्ट्र निर्माता रहे हैं, उनका इस्तेमाल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जरूर किया, उन्हें अपनी निजी जायदाद बनाकर जरूर रखा है, जिस तरह से कुर्बान अली कह रहे थे यहाँ पर, लेकिन साफ तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जायदाद नहीं है। लेकिन खासकर खास मेहमानों का यहाँ पर ये कहना था कि अगर उनको अडॉप्ट भी करना है, अगर उनको एक आम जनता के बीच में अपील के तौर पर भी लेकर आना है, तो शायद उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी शख्सियत को पूरे तौर पर पेश करना होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।